बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने रिक्वेस्ट की है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से, जो मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर भी हैं, बहुत ही मायानाज रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, जियो के साथ हैं और हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं वो पिछली सदी से हैं। तो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा जुडिशरी और जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में हम एक दूसरे से बात करना चाहेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में किस तरह की जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि जुडिशरी अपना रोल बेहतर अंदाज में प्ले कर सके। मेहताब हैदर साहब, मैं आपको बात बताऊं कि आप ये देखें कि इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20 लाख से ज़ायद मुकदमात हैं और उनमें से 55,000 के करीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब आप उसका रेशो निकाल लें कि वो कितना है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो आपके जो लोअर जुडिशरी है ना, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बोलते हैं, उसके साथ हैं सारे। अच्छा, और सबसे ज़्यादा जो है शिकायत भी वहीं पे आती है, लॉयर्स की भी और जजेस की भी। सही है। अच्छा, बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को ठीक करने की ज़रूरत है। अब ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो आती है मुतल्लिका हाई कोर्ट के अंडर आती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर उनकी अपॉइंटमेंट्स का भी एक तरीक़ाकार है। पहले ये था कि वो इम्तिहान के ज़रिए आते, फिर वो एक कमेटी बन गई हाई कोर्ट की और फिर वो उस तरह से होती थी। बहरहाल वो बहुत सारे पढ़े, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे पढ़े। तो बुनियादी तौर पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर अच्छे जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं वो इंडक्ट करने के हैं बात। ठीक है। फिर वहाँ पे उसको निज़ाम को कंप्यूटराइज करके और एक तरीक़ाकार हो। अब ये भी देखें ना आप कि इस्लामाबाद कचहरी की अगर आप मिसाल ले लें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जहाँ पेश हुआ था तो वो एक पान की दुकान के अंदर जो है वो आपकी सिविल जज बैठा हुआ था। जी ऐसे ही है। तो हालात तो ये हैं, मतलब जहाँ रिकॉर्ड रूम है ना कुछ। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोजेक्ट था। जी हाँ, बिल्कुल, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम। बिल्कुल। तो वो ब्रिक एंड मॉर्टर तो काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन इस्लामाबाद में तो अभी भी वही हालत है। मतलब लाहौर हाई कोर्ट के ज़्यादातर वो जो है उसके अंदर वो हुई थी वो सारी उसमें सारी रिफॉर्म्स वगैरह, लेकिन फिर उसके बाद भी उसके अंदर भी शिकायत आनी शुरू हो गई थी कि कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। वो सारी आपको ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पता है। तो बुनियादी तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसको ठीक करने की और फिर जुडिशल अपॉइंटमेंट का सिस्टम क्या हो वो उसको ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। एक पूरा जैसे हमारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है, इस तरह से क्यों एक कमीशन नहीं हो सकता कि कोई भी, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो या लोअर जुडिशरी का, तो जाहिर है उसमें अपॉइंट अगर कोई सीट खाली होती है तो उसके ऊपर सारे मुल्क से लोग जो है वो कम्पीट करें। अच्छा नहीं, मैं सर एक बुनियादी आपसे देखें पहले पॉलिटिकल लोग जो हैं वो उनके पास डिस्क्रिप्शन होती थी जजेस की, जो हायर जुडिशरी है उसकी अपॉइंटमेंट की, लेकिन उसके बाद फिर वो अमेंडमेंट हुई, 80th अमेंडमेंट में उसको तब्दील किया। लेकिन अल जहाद केस आया ना, अल जहाद केस के अंदर पहले वो क्योंकि चीफ जस्टिस की जो रिकमेंडेशन है उसको मैंडेटरी करार दिया गया, फिर उसके बाद 18th अमेंडमेंट आई, जुडिशल कमीशन बना। जी सर। जुडिशल कमीशन के अंदर भी फिर जो है ना वो चैलेंज हुआ, फिर वो 19वीं तरमीम आई जो अदलिया ने अपनी कहा कि ये रखें आप, फिर भी पावर्स जो है वो नॉमिनेट करने की जजेस के चीफ जस्टिस के पास ही रही। आइडियली दुनिया में क्या होता है? दुनिया के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम है। मतलब आप बरतानिया का जो है वहाँ पे ये कंपटीशन का जो जैसे इम्तिहान होता है उसके ज़रिए से जो है वो एलिवेट होते हैं लोग। ठीक है। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? यही सारी बात है कि मैं समझता हूँ जी जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं ठीक, तब तक कोई चीज़ ठीक मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। देखिए जुडिशरी को ठीक करना पता है क्यों ज़रूरी है? साकिब निसार जैसे जज ना है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, वैसे आपस की बात बताऊं आपको, साकिब निसार बीइंग ए चीफ जस्टिस बहुत बुरे थे। सच्ची जो सी बात है कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनने के बाद जो 184(3) को इस कदर बेदर्दी से इस्तेमाल किया ना कि, और फिर उसके बाद उसके ज़रिए से पॉलिटिकल मैनूवरिंग की उन्होंने। मैं तो ये कहूँगा कि जिसको कहना जुडिशल इंजीनियरिंग की सियासत के अंदर जो है, तो उसमें देखने की ज़रूरत है कि 184(3) का इख्तियार जो है इसको स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। इस पे भी जो है वो बहस होती रही है। 184(3) जिसको आज खुद नोटिस कहते हैं। जी सुओ मोटो नोटिस जो है, अब इसको कि भी वो सुओ मोटो नोटिस कैसे हो,
इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की। आसिफ सईद खोसा साहब ने जाते जाते एक फुल कोर्ट के अंदर अपना ड्राफ्ट भी भेजा कि उसके अंदर अगर चीफ जस्टिस लेगा तो वो जूनियर मोस्ट जज के सामने लगेगा और फिर उसके बाद उसकी एक अपील होगी और फिर उसके बाद रिव्यू होगा, फिर वो नीचे से ट्रैवल करके ऊपर आएगा। ये नहीं कि चीफ जस्टिस ने लिया और अपने बेंच में लगाया और फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या कुछ करते रहे वो। सही है। तो इसको स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। अब इसको पार्लियामेंट करती है या सुप्रीम कोर्ट खुद करती है, ये पड़ा हुआ भी है। काजी फाइज़ ईसा ने भी इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठाए हैं और फिर इस 184(3) आज खुद नोटिस के हवाले से मेरा ख्याल 70 के 72 नोटिस इफ्तिखार चौधरी ने लिए थे और साकिब निसार साहब जो है ना वो मेरा ख्याल वाइस चीफ जस्टिस जिसने सबसे ज़्यादा सुओ मोटो नोटिस लिए हैं। अच्छा सर, ये बताएंगे जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का केस है, इसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसकी आउटकम क्या होगी? आउटकम क्या होगी? एक तो आउटकम आ चुकी भी है ना कि उन्होंने FBI को भिजवा दिया और FBI के अंदर क्या कुछ होता रहा वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तो आप जानते हैं। अब उसके बाद अब ये रिव्यू की स्टेज के ऊपर है, लेकिन रिव्यू से पहले काजी फाइज़ ईसा ने ये कहा है कि ये लाइव टेलीकास्ट हो जिसके ऊपर अभी आर्गूमेंट्स होके हुए हैं। अब ये देखें कि पहले ये था कि रिव्यू 6-7 रुकनी बेंच सुनेगा या 10 रुकनी बेंच सुनेगा, उसके ऊपर कितना लिटिगेशन चलती रही और अब आके फिर जब ये फैसला हुआ कि 10 मेंबर बेंच ही सुनेगा तो उसके बाद अब ये है, देखें अब कितने महीने के बाद इसका फैसला आता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये पब्लिक हियरिंग या लोगों को जो है वो एक्सेस होनी चाहिए, इस पर क्या एतराज़ है हुकूमत को? हुकूमत को एतराज़ ये है कि जनाब ये इससे फिर जो है ना वो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। उन्होंने तो कहा कि जनाब हाँ जाहिर है यही सबसे बड़ी बात ही है। और ये जो कैमरा अगर आ गया जिस दिन अदालत के अंदर तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, हालांकि लोअर जुडिशरी के अंदर कैमरास लग चुके हैं, आपको पता है वीडियोस आती हैं, आपने देखा होगा जजेस को पिटाई हो रही होती है और वो वकील किस तरह से वो कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट जो है वो आपके पास एक रिकॉर्ड ज़रूर आएगा। ठीक है ना, जब कैमरा लगा होगा तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी मेरा ख्याल है कि आएगी ही आएगी कि मामला चल कैसे रहे हैं। क्या ये तो ठीक है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा सुरखरू होकर निकलेंगे इस सारे मामले में से? मेरी ख्वाहिश तो यही है, जिसको कहते हैं ना मेरी ख्वाहिश यही है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा वन ऑफ द फ्यू जजेस के जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करते हैं। अभी तक तो यही है, अब आगे जाके क्या होता है, क्योंकि हमने देखा कि जब भी कोई चीफ जस्टिस, जब इफ्तिखार चौधरी साहब देखें, इफ्तिखार चौधरी साहब जब बहाल हुए, बहाली के बाद की एक अदलिया है, ऑल्दो कि उस अदलिया ने जो है वो एक ये काम तो किया कि एक डिक्टेटर को जो है वो कम से कम इस उसमें आ गया, लेकिन फिर वो उसी अदलिया ने जो है वो आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने उसी अदालत को ही फ्रस्ट्रेट कर दिया जिसने मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी। और वो भी एक अरसे से जो है वो मुकदमा पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कब होगी कोई पता नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है चीज़ें कि भी केस कौन सा केस कब लगेगा कैसे लगेगा। तो अच्छा, ये जो डस्का वाला इलेक्शन का है, इसकी प्रोसीडिंग्स कहाँ तक पहुँची हैं और कब तक इस पे कोई फैसला आने की? डस्का वाला जो है वो उस पर मेरा ख्याल काफ़ी हद तक हो चुका है। अब ये हो तो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जनाब ये पिछली हेयरिंग के ऊपर इसको कंक्लूड करेंगे, लेकिन वो कंक्लूड नहीं हो सका और उसकी वजह ये भी नहीं कि उससे अगला केस आसिफ अली जरदारी साहब का था जो फेक अकाउंट वाला के भी वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से मुंतकिल किया जाए उसको कराची एहतसाब अदालत, लेकिन वो बरवाना साहब को कोरोना हो गया, उसकी वजह से वो एडजर्न हो गया, यानी कि 1 महीना और मिल गया। ठीक है, आपको पता है कि जैसे जैसे डेट्स पड़ रही हैं पीपल्स पार्टी बिहेव भी अच्छी तरह से कर रही है। यस, वो अलाइन हो रहे हैं, वो अच्छी तरह बिहेव भी कर रहे हैं ना। सही है। तो ये जो सियासत और अदालत का ना कुछ एक चोली दामन का साथ है लगता हुआ नजर आता है ना। अच्छा सर, ये बताएं क्या पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। जो लोग आज कहते हैं ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वो सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करके ओपन बैलेट की बात करते हैं सेनेट इलेक्शन का, उनको चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी हो इस मुल्क में और बड़ी अशद ज़रूरत है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज है वो उसी के अंदर। देखिए अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट साल के 100 केसेस लेते हैं, वो हमारे यहाँ जो है एक हफ्ते के अंदर हज़ारों केसेस जो हैं वो आते हैं इसमें। तो कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए, ऊपर डिसाइड किया जाए और फिर नीचे जो है वो 3 अपीलें नीचे हों
बहुत ही बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो बने तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए। ये अब सुप्रीम कोर्ट तलाकों के केस भी अभी तक सुनेगी वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट हर जो है ना वो भैंस चोरी का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट तक आएगा। तो ये चीज़ें ख़त्म होके स्लैश होके और एक 3 tiers जो अपना आपका है उसमें हो, हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट के बाद एक कोर्ट हो, और फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मुकदमा जो हैं उनको देखे और डिसाइड करे। अच्छा सर, लेकिन उसके लिए जज कहाँ से लाएंगे पहले तो ये बताएं। ये नहीं देखे ना, बेसिकली उसकी प्री रिक्विजिट्स को पूरा करना भी तो फिर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ये पार्लियामेंट ने करना है। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, और क्या पीडीएम का अब कोई मुस्तकबिल आपको नज़र आ गया है? मेरा ख्याल है कि पीडीएम में जिस तरह की ये रहेगा एक लूज सा वो जो है ना जिसको कहते हैं ना कि इज़्ज़त बचाने के लिए सब जो है वो इस तरह से करेंगे, कुछ लोग खामोश हो जाएंगे, कुछ वो हो जाएगा, लेकिन अमली तौर पर तो पीडीएम मेरा नहीं ख्याल है कि रह गई है, क्योंकि अब तो ये 2 बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं, वो उनके अंदर इतना बड़ा इख्तलाफ पैदा हो चुका है, वो मेरा नहीं ख्याल है कि मेंड होता, मुझे तो नज़र नहीं आता अनलेस एंड अनटिल के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल फिर से हो। अच्छा। या तो पीएमएलएन अपना स्टांस एंटायरली चेंज कर ले कि हाँ ठीक है जी हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, और वो जो है अपनी स्ट्रगल करते रहें। लेकिन सर ये नहीं हो सकता कि पीएमएलएन और जेयूआई ये रिज़ाइन कर दें? जो अगर ये रिज़ाइन करते हैं तो मेरे ख्याल में तो पार्लियामेंट का चलना इस तरह भी मुश्किल नहीं। देखिए 100 शायद खाकान अब्बासी ने कहा था ना कि 100 एक जगह रेजिग्नेशन है, एक जगह 160 रेजिग्नेशन है, तो उसका इम्पैक्ट और इसका इम्पैक्ट फ़र्क पड़ेगा। और फिर दूसरी ये यहाँ पे पीपल्स पार्टी का कंसर्न भी ठीक है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, माजी में हो चुका पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए थे और फिर चलते रहे, या फिर वो जो करते हैं कि 10-10 करके आपके इस्तीफ़े मंजूर करते हैं और 10-10 करके जो है बाई इलेक्शन करवाते चले जाते हैं। अब जबकि ये सारी मशीन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया हुआ है। ये बेहतर में मेरा ख्याल है कि अब शायद यही होगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तरह से इस सेटअप के अंदर कोई फ़ायदा ना उठा ले, तो उसकी रास्ते में रुकावट बन के करने के लिए मुस्लिम लीग नून को भी असेंबली के अंदर। लेकिन आप देखें ना, क्या मुस्लिम लीग नून ने 3 जर्नैलों के नाम लेकर अपने लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं पैदा कर ली? मुश्किल तो वो बहुत पहले गुजरावाला के जलसे से पैदा कर ली थी उन्होंने। सही है। जब वो सारा वो है उसमें फिर उसके बाद जो टेक ओवर किया फिर जरदारी साहब ने ली थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फिर जरदारी साहब ने जो है पीडीएम के इजलास के अंदर जिस तरह से खबर लीक हुई और जो सारा कुछ हुआ जो बुनियादी तौर पर बना गया, तो वो एक स्ट्रेटजी उनकी समझ आ रही है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो और टेक्निकली देखा जाए तो ये भी ये ठीक है, लेकिन पीएमएलएन का मसला ये है कि पीएमएलएन को एहतजाज की पॉलिटिक्स करना है। उनका शिफ्ट है पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा, उनका पंजाब के अंदर गेन भी कर रहे हैं, वो ये नहीं है। बाई इलेक्शंस के अंदर आप देख लें परफॉर्मेंस जो है, सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन हारती चली जा रही है, हालात मुवाफिक हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर का मैं आपको ये भी बताऊं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आज जो पंजाब का नौजवान जो खलाई मखलूक और हर तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था, ये इस तरह नहीं हुआ था ना। बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है ना। मैं एक आम आदमी के पास बैठा तो उससे मुझे कहा कि आप क्या पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो तो खलाई मखलूक ने फैसला करना है। हाँ। तो अगर लोग इस तरह के आम आदमी, एक छोटा रेडीबान अगर ये बात कर रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए वैसे थोड़ा सा। अच्छा सर, सोच भी रहे होंगे। अच्छा सर, एक ये मुझे बताएं, क्या जुडिशल जो एक्टिविज़म है ये कभी रूल ऑफ लॉ के लिए कोई नियर फ्यूचर में कोई चांसेस हैं कि ये जुडिशल एक्टिविज़म इस तरह का हो कि जिसके नतीजे में रूल ऑफ लॉ आए बजाय इसके कि कंप्रोमाइज़ आएँ? देखें, जुडिशल एक्टिविज़म तो ये है कि लोगों के जल्द से जल्द फैसले हों। रूल ऑफ लॉ बेसिकली यही मकसद है ये कि मतलब आपका हर जगह हमें पढ़ाती है सुप्रीम कोर्ट और ये वो। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 37D सस्ता और फौरी इंसाफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, या इस मुल्क के अंदर सस्ता और फौरी इंसाफ मिलता है? किसी को नहीं मिलता जनाब। जब तक आप पैसे ना दें, डेट नहीं रीडर की होती, तो निचली लोअर जुडिशरी के अंदर तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ पे कहाँ तक गोगे आसिफ खोसा साहब ने जो है वो क्रिमिनल केसेस जो हैं वो स्पेशल कोर्ट्स बना के और उसके अंदर वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन उसके बाद उनके फैसलों के अपीलें तो हाई कोर्ट्स के अंदर ही पड़ी हैं, तो वहाँ पे आके पाइल अप हो जाती हैं चीज़ें। तो वो सबको जो है वो देख के और फिर करना बड़ा ज़रूरी है, और ये जुडिशरी ही ख़ुद को जुडिशरी ठीक कर सकती है, कोई और इनको
मेरा नहीं ख्याल कि ठीक कर सकेगा। सर जी थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और आइंदा भी आप हाजिर हूँ हाजिर। नए एपिसोड तक महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।